बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज क्लास 10 फिजिक्स में हमारा चौथा लेक्चर है इसमें, और इसमें हम साबित करेंगे कि सबसे पहले हमने इसमें ये साबित करना है कि वेदर पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या ये बनाता है या नहीं बनाता। अगर बनाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये है, इसका जो मोशन है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? अगर है तो उसका टाइम पीरियड बाद और फ्रीक्वेंसी बाद में मालूम करेंगे। पहले हम अपने सवाल एक ही उसकी तरफ जैसे मेन क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो मेरे देखिए, पहले तो आप ये सीखिए कि पेंडुलम होता क्या चीज है। पेंडुलम दरअसल बेटा, ये आप सिंपल इसको समझे कि ये एक आपके पास गैर लचकदार इन इलास्टिक एक तार आपके पास है, बिल्कुल इसका इलास्टिसिटी बिल्कुल जीरो, आप इसको समझ लें। और फिर ये इतना बारीक होगा, यानी ये तस्वुरात, ये आइडियल सिस्टम हम बनाते हैं, ये इतना बारीक होगा कि ये मास लेस होगा। नामुमकिन है मास लेस तो हो, मास तो होगा, लेकिन मास लेस हम आइडियली कंसीडर करते हैं कि ये इतना हल्का तार होगा। नंबर एक। दो, इससे हम किसी मास को लटकाएंगे, इसका नाम हमने रखा है बॉब, तो एक बॉब को लटकाएंगे। तीसरा, ये जो है सस्पेंशन पॉइंट जो है जिधर से ये लटका हुआ है, ये फ्रिक्शन लेस होगा, यानी इसमें जो एनर्जी का जो लॉस है वो बिल्कुल नहीं होगा, यानी बिल्कुल हमवार, ये बिल्कुल वेरी स्मूथली ये रन करेगा, आगे पीछे ऑसिलेशन करेगा। तो अब देखिए, तीन बातें मैंने पेंडुलम के हवाले से, आइडियल सिस्टम के हवाले से मैंने बनाई कि अगर आइडियली आप ले ले कि ये एक हल्का तार, एन इलास्टिक स्ट्रिंग और स्मॉल बॉब। बॉब में आपको ये नहीं है कि आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, चाहे आप पत्थर ले ले, चाहे आप कॉपर ले ले, चाहे आप स्टील ले ले, जो भी आपको पसंद है इधर पे लटकाएं। नंबर तीन, ये जो इसका सस्पेंशन पॉइंट है, ये है बेटा फ्रिक्शनलेस, यानी एनर्जी का जिया, यानी लॉस ऑफ एनर्जी नो, यानी हम ये आइडियली इसमें एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रीली ऑसिलेट करेगा, वेरी फ्रीली ऑसिलेट करेगा। और इस दौरान हम ऐसा भी समझते हैं कि फ्रिक्शनलेस, जब हमने बोला हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, यानी आप ये समझिए कि इधर कोई एयर भी नहीं है। तो और भी आइडियलिज्म की तरफ हम जाएंगे तो ये और भी आइडियल सिस्टम हो जाएगा, बेहतरीन सिस्टम हो जाएगा। तो हम एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर देते हैं। अब हमने इस पेंडुलम को इधर पे जो पड़ा हुआ है, ये इसका बिल्कुल रेस्ट में है। तो जब इधर पड़ा हुआ है रेस्ट में, तो ये इसका हो गया मीन पोजीशन, उसको हमने बोला है ओ, यानी मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये खड़ा हुआ है रेस्ट में नहीं, उसमें मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा हल्का सा धक्का देते हैं या फोर्स लगा के इसको लाते हैं इस पोजीशन पे, और हम इससे आगे नहीं ले जाते, यानी एंगल हमने बहुत ही छोटा रखना है ये, ताकि ये जो आर्क बनाता है, ये जो रास्ता बनाता है, चूंकि ये करोड़ है, तो जब हम छोटा एंगल बनाएंगे तो ये करोड़ पाथ बराबर होगा इस सीधी पाथ की, यानी ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन शर्त यह है कि ये जो एस है, जो आर्क है या छोटा सा फासिला है, ये बहुत ही कम हो, ताकि ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हम करार दे सके। इक्विलिटी बनाते हैं हम, इक्विवेलेंस इधर पे हमने बनाया। अब देखिए बेटा, ये जो आम रिवाज है से ज्यादा ना रखे, ताकि हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये जो फासिला है, जो अर्क है, करोड़ पाथ है, ये सीधा रास्ता नहीं है। और ऑसिलेटर का रास्ता जो है ना, वो सीधा होना चाहिए, बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो उस लीनियरिटी को लाने के लिए, उस सीधीपन को लाने के लिए, और हम इसलिए ये एंगल छोटा रखते हैं, ताकि ये जो फासिला है ये इतना कम हो कि बिल्कुल सीधा नजर आए। बस यही फलसफा है छोटे एंगल रखने का। बाकी उसमें कोई और फलसफा इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। सिर्फ हमने इस बात को सीधा रखना है, इस डिस्प्लेसमेंट को सीधा रखना है। अब जब हमने इधर पे इसको छोड़ा, तो ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है, इधर पे रेस्ट में नहीं रह सकता, क्योंकि जमीन का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू एम जी, यानी इसको सीधा खींच रहा था। जब वो उधर गया, उधर भी सीधा खींच रहा है, इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सीधा सेंटर की तरफ ही होता है। तो अब जब इधर पे है तो ये वापस आएगा, क्या होगा, वापस आएगा। जब ये वापस ही शुरू करेगा, तो जब ये वापस ही शुरू करेगा, तो ये इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी ये रिस्टोरेशन की वजह इसका ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको एक्सट्रीम से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। आ जाओ आ जाओ, बस इसको बताए, इन्हें तुमने जाना नहीं है, बस आ जाओ, मीन की तरफ आ जाओ। लेकिन जब ये मीन की तरफ आता है तो इधर इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी भी मौजूद है, तो वो अपनी इनर्शिया की मोमेंटम भी मौजूद है, तो वो अपनी इनर्शिया की वजह से आगे जाता है।
तो फिर इस तरह आगे पीछे ऑसिलेशन शुरू हो जाती है। तो इस ऑसिलेशन को हमने अब साबित करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। अब देखिए बेटा, इधर पे अगर आप देखते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इधर पे फोर्स जो है वो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, यानी वो फोर्स इधर पे फुल था, लेकिन इधर पे जो है तिरछा है ना फोर्स, देखो ये देखो तार ये इधर तक गया है, ये इधर तक लाए हैं सीधा, देखिए बिल्कुल सीधा है। तो वो अगर जमीन के लिहाज से फिर देखिए यानी अर्थ के लिहाज से तो सीधा तो ये होना चाहिए, लेकिन वो तो उस लिहाज से तिरछा है हमारे लिए। तो फोर्स जो है इसके कंपोनेंट बनेंगे, जब तक फोर्स एक्सिस में ना हो यानी वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में ना हो तो उसके कंपोनेंट जरूर बनते हैं। तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी दो कंपोनेंट इसके बनाएंगे। देखिए कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है वो ये जो सीधा लाइन है, ये जो टेंशन का लाइन है, इधर से मैंने सीधा 90 पे सीधा ये रेड वाला आप देख रहे हैं, सीधा मैंने लाइन खींचा, बिल्कुल ये 90 एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, तो ये एम जी है, देखिए ये एम जी है, एम जी के दो कंपोनेंट बन गए। एम जी बिल्कुल सीधा एम जी, इसके दो कंपोनेंट जो 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 थीटा के बिल्कुल अटैचमेंट रखता है, ये वाला कंपोनेंट कहलाता है एम जी कॉस थीटा। जिस तरह हम बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, यानी इसका मतलब ये है कि ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं वैसे समझने के लिए, ये जिस तरह आप कहते हैं एफ एक्स है ये, और थीटा के सामने जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा वाई कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं या साइन कंपोनेंट। लेकिन वाई कंपोनेंट बोलना एक्स कंपोनेंट बोलना वो रेफरेंस के लिहाज से होता है, आप उसमें ना पड़े, सीधा सीधा जवाब दे। थीटा के साथ अटैचमेंट जो रखेगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और थीटा के सामने जो कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। ये होगा मैट्रिक में, आपकी आसानी की खातिर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो थीटा के सामने साइन कंपोनेंट, तो देखिए इसका नाम हो गया एम जी साइन थीटा, उसका नाम हो गया एम जी कॉस थीटा। लेकिन इसके साथ मैंने ये नेगेटिव का लफ्ज इसलिए लिखा है कि इसका डायरेक्शन मीन की तरफ है। तो उस कन्वेंशन के लिए ये कन्वेंशन है, रिवाज है कि सेंटर की तरफ या जो मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम की तरफ जो फोर्स इसको ले आता है हम उसको नेगेटिव नाम देते हैं। तो ये रिस्टोरेशन की अलामत भी हो गया। अब देखिए हमारे पास अगर हम एम जी कॉस थीटा और टेंशन का जायजा ले ले, तो एम जी कॉस थीटा इसको बाहर आउटवर्ड खींच रहा है, टेंशन जो है वो इसको इनवर्ड खींच रहा है इस तरफ। तो टेंशन, तो ये बात न तो उधर गया इस ब्लैक डायरेक्शन में मैंने देखा, और ये है ये वाला डायरेक्शन, तो ये जो पेंडुलम है न इधर गया और न ये पेंडुलम बिल्कुल इस डायरेक्शन में गया, बल्कि अपनी जगह पे खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पे दो फोर्सेस मैंने आपको बताए, टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो अब देखिए बेटा एम जी कॉस थीटा जो है ये बराबर है टेंशन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इक्वल है। यानी इसका मतलब है कि अगर तो आप इसको इस साइड पे ले आए, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये एक इस सूरत हाल में तो बैलेंस है। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये इसको खींचेगा और लाएगा, तो ये मतलब मोशन इसको देगा, एम जी साइन थीटा इसको मोशन देगा। तो दूसरा जो हमारा फोर्स हुआ बेटा वो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे बराबर हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी साइन थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा फोर्स। लेकिन अगर आप सोचे कि एक फोर्स तो न्यूटन ने और भी बोला था, न्यूटन ने तो फरमाया था कि F इज इक्वल टू एम ए, तो देखिए वो भी लिखिए F इज इक्वल टू एम ए। तो देखिए अब एम ए और रिस्टोरिंग एक ही चीज है, यानी जो फोर्स इसको ला रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस को आप बेटा कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो रिस्टोरिंग फोर्स और एम ए इन न्यूटन फोर्स F एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी साइन थीटा हो गया बेटा, मास मास के साथ कैंसिल। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया ए इज इक्वल टू नेगेटिव जी साइन थीटा। अब मजीद आगे हम जाने से पहले मैं आपको इस साइन थीटा के बारे में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन हमारे सिस्टम का ये एक्सेलरेशन अभी इधर तक पहुंच गया है, इन्हें हमने मालूम कर लिया है। अब देखिए बेटा एस थीटा तो बहुत छोटा है, तो साइन थीटा के मुतालिक मैं आपको बता सकता हूं कि क्या होगा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि साइन थीटा व्हेन, जब साइन थीटा टेंस टू 0 डिग्री, मैंने डिग्री ऊपर लिखा है, ये इतना छोटा हो कि तकरीबन 0 डिग्री के बराबर होता है, तो फिर थीटा टेंस टू 0, तो फिर थीटा की वैल्यू 0 आती है। देखिए वेरी सिंपल, साइन
90 की सबसे बड़ी कीमत जो है वो साइन 90 की है। कितनी की बेटा है ये इधर पे साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जब हम हमें पता है साइन 45 कैसे छोटा होगा, साइन 30 और भी छोटा, साइन 10 और भी छोटा, और अगर साइन 5 और डिग्री उसका और भी छोटा, साइन 1 डिग्री वो तो बिल्कुल जीरो के बराबर, यानी तकरीबन जीरो पे हम पहुंच गए। लेकिन अगर साइन 0 डिग्री तक छोटा हो तो फिर जो है इसका वैल्यू जरूर जीरो के बराबर, यानी मतलब टेंस टू का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% जीरो के बराबर है, यानी तकरीबन जीरो के बराबर है। इस एक इंस्टेंटेनियस वैल्यूज फिर मैं आपको बताऊंगा और लेक्चर्स में, तो ये आप देखिए। तो मैंने अभी ये आपको बताया कि ये जो एक्सेलरेशन हमें निकाला है अभी कंप्लीट नहीं है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन, अब ये फार्मूला आया नेगेटिव जी थीटा, यानी साइन थीटा, इसको मैंने रिमूव किया सिर्फ थीटा से। अब हमने इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू डालनी होगी, तब हम जाके एक्सेलरेशन पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए बेटा अब थीटा क्या है, तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है S इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है। तो अब देखिए थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये एस है, आर आवर थीटा को आप जरूर दीजिए, आर आवर थीटा को फिर मैं फर्स्ट ईयर में मैंने प्रूफ करवाई है ये, लेकिन आप सिंपल ये कीजिए कि एस अगर मालूम करना है, ये आर मालूम करना है, तो आर आवर थीटा को आपस में जरब दीजिए। देखो मैंने आपस में जरब दिया है, आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा, इन दोनों का जरब। तो देखिए आप थीटा मालूम करना है तो आर चूंकि इधर पे मल्टीप्लाई है, इसको इधर लाइए, तो बेटा एस हमारे पास हो जाएगा एस इज इक्वल एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू थीटा। अब देखो इधर अगर पेंडुलम में पूरा इधर घुमाऊं तो भी एक सर्कल बनाता है, यूं अगर मैं घुमाऊं पूरे पेंडुलम को, अगर मैं यूं घुमाऊं तो ये एक सर्कल बनाएगा, और तो ये अर्क होगा, ये जो है ये रेडियस होगा। तो रेडियस और थीटा को आपस में जरब देने से ये एस आता है। तो एस तो मैंने बराबर लिया है एक्स के, तो आसान काम कीजिए, एक्स बराबर है इन दोनों के जरब के, यानी एक्स इंप्लाइज दैट, इससे मैंने अंदाजा लगाया कि पूरे इक्वेशन से कि x इज इक्वल टू एल थीटा और थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय एल। ये देखो थीटा का कीमत आया x ओवर एल, x ओवर एल, x ओवर एल थीटा की कीमत। ये देखो अब हम जाते हैं उसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिसको हमने फोर्थ इक्वेशन बोला है। तो x ओवर एल आप अभी जाके उधर पुट कीजिए, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आया बेटा वो है नेगेटिव जी x ओवर एल। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो सबसे जरूरी बात, असल चीज जो है वो सिस्टम एक्सेलरेशन मालूम करना होता है, और हमने मालूम कर लिया सिस्टम एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ऐसा करें कि सिस्टम एक्सेलरेशन मालूम कर लिया करें, किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम का, वाइब्रेटिंग सिस्टम या ऑसिलेटिंग सिस्टम का आपने एक्सेलरेशन मालूम कर दिया। अब देखिए ये इसमें देखिए जी, व्हाट इज जी, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और फ्री फॉल एक्सेलरेशन, दैट इज कांस्टेंट। आप जो भी इधर पे नाम दे रहे हैं कोई मसला नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इधर है। और देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आगे पीछे डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा कभी कम। एल इसका लेंथ ये कांस्टेंट, देखो एल भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट। तो हम जब कांस्टेंट का लफ्ज लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लगाया जी बटे एल, यानी जी ओवर एल की जगह मैंने लगाया कांस्टेंट, ठीक है बेटा, और इधर पे मैंने लगाया डिस्प्लेसमेंट, तो हमें ये आया एक्सेलरेशन। अब हमने ये वाला साइन हटाना है इसका, और ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो जब हम अब कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी में, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द एक्स। अब देखिए इससे याद आया, दिस इज द कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द एक्स। कंडीशन आया, अब आप बोलिए यस, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। पेंडुलम का जो ऑसिलेटरी मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, और जब है तो हमने तो यस बोला। तो चलो फिर मालूम करते हैं इसका टाइम पीरियड। अब देखिए बेटा, अब अगर आप सोचते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो तो मैंने आपको बताया था कि बड़ा आसान तरीका होता है। देखो टाइम पीरियड जितनी भी ऑसिलेटर्स होते हैं, मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा के बराबर होता है, लेकिन 2 पाई वो तो कांस्टेंट है। अब ओमेगा जो है बेटा, ओमेगा इसकी कीमत मालूम करना है। तो ये दर पे हमारे पास बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ओमेगा की वैल्यू किधर से मालूम करूंगा। तो मैंने तो आपको जनरलाइज तरीका पहले क्लास में बताया है, वो ये है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन जो अभी आपने मालूम किया ए इज इक्वल टू जी, सही बेटा, नेगेटिव जी एक्स ओवर एल। अभी आपने ये मालूम किया चौथा इक्वेशन का,
और जनरल जो एक्सेलरेशन है ऑसिलेशंस का, जनरल एक्सेलरेशन नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जनरलाइज्ड। अब आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों एक्सेलरेशंस को, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन और दिस वन, जिस तरह मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम में मालूम किया था सिस्टम एक्सेलरेशन के बाय एम एक्स था, लेकिन इधर पे जो हमारे पास सिस्टम एक्सेलरेशन आया एक्स ओवर एल नेगेटिव जी एक्स ओवर एल, दिस इज द सिस्टम एक्सेलरेशन फॉर द पेंडुलम। और ये जो है जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन है फॉर द स्प्रिंग। जो भी दुनिया में ऑसिलेटरी मोशन है उसका जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होता है। लेकिन अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं ताकि वो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास बड़ी आसानी से आ जाए। तो देखिए बेटा फिर से सुनिए, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स जनरल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव जी एक्स बाय एल, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम यानी पेंडुलम का। अब देखिए एक्स एक्स के साथ खत्म, नेगेटिव नेगेटिव के साथ खत्म, तो इधर रह गया इस साइड पे ओमेगा स्क्वायर, इस साइड पे रह गया जी बाय एल, ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ लीजिए, स्क्वायर रूट इसके साथ खत्म, जी बाय एल उधर रह गया, ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकल आई। अब सीधा जाइए पेंडुलम के टाइम पीरियड पे। अब आप देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये है हमारे पास जनरलाइज्ड टाइम पीरियड। तो अब आप देखिए हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है टी इज इक्वल टू 2 पाई एस कांस्टेंट, लेकिन ओमेगा की कीमत हमने मालूम कर ली, जी डिवाइडेड बाय एल अंडर रूट। हो गया बेटा पुट। अब देखिए ये जो एल है ये एक्सट्रीम पे है, तो एक्सट्रीम वाला ये जाएगा ऊपर, तो जब हम ऊपर इसको ले जाएंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये उल्टा हो जाएगा एल ओवर जी। तो हमारे पास दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पेंडुलम, ये हो गया टी टाइम पीरियड 2 पाई एल ओवर जी। ये फार्मूला आपने याद रखना है और इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करेंगे जब भी हम पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालेंगे। अब आप ऐसा कीजिए कि फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर लिया करें तो सीधा सीधा अगर आपके पास टाइम पीरियड अवेलेबल है उसका रेसिप्रोकल लीजिए, आपके पास आ जाएगा। देखो मैंने उल्टा किया, टाइम पीरियड उल्टा, तो ये भी उल्टा 2 पाई और ये भी उल्टा, तो जी ओवर एल, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पेंडुलम। तो हमारे पास बेटा दो फार्मूले आ गए। एक फार्मूला हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का 2 पाई एल ओवर जी अंडर द रूट, एक ये वाला फार्मूला। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी का, इसका रेसिप्रोकल लीजिए 2 पाई जी ओवर एल, बिल्कुल इसका हर चीज उलट, ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी का। अब बेटा ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। इसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई है पेंडुलम के मुतालिक।